हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब आगे हम लोग कुछ और समझेंगे इसके बारे में कि अभी हम लोग जो चक्र पढ़े हैं, ठीक है, जो चक्र पढ़े हैं उनको अलग अलग नाम से भी कुछ जाना जाता है। क्या नाम जाना तो उसको हम लोग समझेंगे। लिखिए, बाह्य दल पुंज तथा बाह्य दल पुंज नहीं, उसी में एक लाइन नीचे लिख लीजिए। बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज को, ठीक है, बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं। ये कभी एक साथ ही पूछ सकता है। सहायक चक्र कहते हैं। इसी तरीके से जो आपके दो और हैं, ठीक है, पुमांग, ठीक, तथा ज्यांग, इन दोनों को क्या कहते हैं? एक तरीके से ये सहायक चक्र है और इनको कहा जाता है आवश्यक चक्र। हाँ, शायद यही कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं और पुमांग तथा ज्यांग को क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग जननांगों के आधार पर कुछ चीजें जानेंगे। पुष्प के प्रकार को, जननांग के आधार पर पुष्प के प्रकार को जानेंगे, ठीक। जननांगों के आधार पर पुष्प के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो अगर यहाँ देखा जाए कि जननांग के आधार पर पुष्प के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो जननांग के आधार पर पुष्प के जो है वो दो प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, पुष्प के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? पहला लिखिए, पहला एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प। दूसरा उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, ठीक। पहला है आपका एक लिंगी पुष्प और दूसरा है उभयलिंगी पुष्प। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें बताएंगे। हाँ, इसीलिए यहाँ बता दिया गया डायरेक्ट की उभयलिंगी है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और एक उभयलिंगी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक लिंगी क्या होता है, फिर उसके बाद उभयलिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसको समझेंगे। यहाँ बताया जाता है कि एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें बताया है कि जब पुष्प में या तो एक चीज कोई उपस्थित हो, पुंकेश्वर हो या फिर स्त्री केसर। अब आपको पता चल गया कि पुंकेश्वर क्या होते हैं और स्त्री केसर क्या होते हैं। इस पर हम कभी कभी काफी चर्चा की इस पर, ठीक है। तो पिंकोशर व स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प होते हैं, वो एक लिंगी पुष्प होंगे। अब आगे फिर लोग समझेंगे उभयलिंगी के बारे में। दूसरा आपका जो है उभयलिंगी। अच्छा, हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक लिंगी पुष्प में कौन कौन से प्लांट आते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि एक लिंगी जैसे है तो कौन कौन से प्लांट आ सकते हैं उसमें, ठीक है। तरबूज, ठीक। इसी में आपका आता है खरबूजा जो आता है, ठीक है। ये सब एक तरीके से क्या होते हैं? एक लिंगी प्लांट में आते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। हम लोग समझेंगे द्विलिंगी के बारे में। इसमें क्या बताया जाता है, इसको लिखिए कि जब पुष्प में पुंकेश्वर, तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अब इसमें कौन से प्लांट आते हैं? जैसे इसमें आते हैं आपके गुड़हल, ठीक है, गुड़हल हो गए। सरसों का पौधा हो गया, ठीक।
ये होते हैं। ये हो गया आपके उभयलिंगी, जिसमें आपके पुंकेश्वर स्त्रीकेसर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। ये हो गया आपके गुड़हल और सरसों जैसे। एकलिंगी पुष्प में कौन से होते हैं, जैसे पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से हो गए, जैसे पपीता और तरबूज। ये दो प्लांट, मतलब यही नहीं, मतलब एक लिंगी और द्विलिंगी अलग उभयलिंगी के रूप में रहते हैं, लेकिन इनके अंदर और सारे ही प्लांट क्या होते हैं, आते हैं। जैसे आपके पपीता, तरबूज, खरबूजा, इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट इसमें आते हैं। उसी तरीके से उभयलिंगी में आपके गुड़हल, सरसों, फिर उसके साथ साथ आपके चना, ठीक है, मटर, ये सब एक तरीके से इसी के बीच में आते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें बताई जाती है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब फिर समझेंगे आगे पूर्ण पुष्प के बारे में, कि पूर्ण पुष्प क्या होता है। अब ऐसे आप समझ लीजिए, पूर्ण पुष्प जो होता है उसके चारों चक्र कंप्लीट होकर, जिसके चारों चक्र क्या हो, कंप्लीट हो, चारों चरण कंप्लीट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प वही होता है। तो समझ में आया कि नहीं? हाँ, यही चीज होता है इसमें। और यही बताया था कि अपूर्ण पुष्प क्या होता है, तो अपूर्ण पुष्प वही होते हैं जिसके चारों चक्र पूर्ण नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण पुष्प कहते हैं, ठीक है। अब कोई चीज में पूछना आपको तो बताओ, और नहीं तो फिर हम आगे नया चैप्टर शुरू करें, वो नया टॉपिक शुरू करें। चलिए अगला टॉपिक आप हेडिंग डालिए, पुष्पीय पादपों, पुष्पीय प्रमुख घटनाएं। तो अब हम लोग समझेंगे, हम लोग का जो अगला टॉपिक है, ठीक है, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं, ठीक है। और बाकी अभी तक हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा, पुष्प के कितने कितने प्रकार, मतलब किस तरीके से चरण होते हैं, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और साथ साथ जननांग के माध्यम से दो प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है यही है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में होने वाले प्रमुख घटनाएं कौन कौन से, मतलब ये बता रहा है कि जब पुष्पीय पुष्प पादक की व्यवस्था होती है, तो उसमें जो लैंगिक जनन होता है उसमें कौन कौन सी चीजें परिवर्तित होती हैं, लैंगिक जनन के माध्यम से कौन कौन सी चीजें कैसे परिवर्तित होती है, और किस तरीके से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे हमने भी आपको बताया, आपने भी समझा इसको, कि एक तो एक लिंगी पौधे होते हैं और एक उभय लिंगी, तो ठीक। तो अब दोनों की अगर व्यवस्था देखी जाए एक तरीके से, तो दोनों अलग तरीके से तो कार्य करेंगे। तो यहाँ निषेचन पूर्व संरचना घटनाओं के बारे में समझेंगे कि निषेचन से पहले, से निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, मतलब निषेचन यहाँ क्या बताया जा रहा है। ये निषेचन इस चीज को बताता है कि जब नर और मादा जननांग एक साथ मिलने वाले हों, ठीक है, ये इस तरीके से व्यवस्था हो, इसमें पादप में हार्मोन्स तथा संरचना में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जैसे मिलेंगे तैसे पादप में क्या होना शुरू हो जाएगा, हार्मोन्स का परिवर्तन होना शुरू होगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अब इसमें एक चीज ये भी है कि पादप में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे अभी, ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें तो समझेंगे कि पादप में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से उनके हार्मोन्स में भी और साथ साथ उनके संरचना में भी क्या होने लगता है, परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। किस तरीके से परिवर्तन प्रारंभ होगा, ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कि जब प्लांट के जो हार्मोन्स हैं, जो उसमें परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे पुष्प हो गए थे, जो उनके जो वर्तिकाग्र होंगे या और जो सारी व्यवस्था होगी, ठीक है, उनमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि एक तरीके से खिलना शुरू कर देंगे। इनकी जो चमक होगी, ठीक है, ये और एक तरीके से आकर्षण के काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले यही बताया जाता है कि हार्मोन तथा संरचना में क्या होगा, परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे पुष्पीय आद्रता के माध्यम से विभेदन, यानी कि नर और मादा किस तरीके से होते हैं, इसका विभेदन करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मध्य इनके जो क्या होगा, एक तरीके से विभेदन विभेदन की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी। क्या होता है कि नर जननांग के पास क्या क्या पाए जाते हैं, पराग कोष पाए जाते हैं, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है और पराग कण पाए जाते हैं। और मादा जननांग के पास वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, गुरु बीजाणु धानी पाए जाते हैं और भ्रूण कोष पाया जाता है। ये इतने चीज में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, जो ना समझ में उसको बताइए, फिर से बता दें, ठीक। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे पुंकेश्वर के बारे में। अभी आप जो पूछ रहे थे, ठीक है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे पुंकेश्वर के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, पुंकेश्वर, ठीक है। और इसको कहा क्या जाता है, पुष्प का नर नर जननांग, पुष्प का नर पुष्प का नर जननांग पुंकेश्वर,
इसको कहा गया था पुष्प का नर जननांग। तो ये है पुंकेसर पुष्प का नर जननांग। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। लिखिए, यह एक, इसने बताया था पुंकेश्वर में क्या बताया था कि यह एक पुतंतु, परागकोश या लघु बीजाणु या परागकुट एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, क्या है पुतंतु? पुतंतु यानी कि फिलामेंट जिसको बताया जाता है, इसको अंटीना जिसको कहते हैं, एक तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है फिलामेंट या फिर एंटीना के रूप में। ठीक है, जो एक तरीके से ये जितना अच्छा दिखाई देगा, वर्तिकाग्र तरीके से सपोर्ट करेगा तंतु को, या फिर एक तरीके से वर्तिकाग्र को जितना अच्छा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उतनी ही अच्छी तरीके से पुष्प हमें दिखाई देंगे या भंवरों को मोहने का कार्य करेंगे। ठीक है, जितनी अच्छी तरीके से ये दिखाई देगा, उसी तरीके से इस पर क्या होते हैं, कार्य होता है। ठीक, तो यहाँ यही बताया था कि जो इसके फिलामेंट होते हैं या फिर जो एंटीना होता है, ये जितने अच्छे से दिखाई देते हैं उतने ही अच्छे से क्या होते हैं, ये कार्य भी करते हैं। ठीक है, अभी आपको बताएंगे आगे, आप लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें तो कोई घटनाएं नहीं दी गई हैं, लेकिन हम आगे दूसरी बुक से, ठीक है, हम आपको इतना विस्तृत इसमें बताएंगे कि पराग कोश या लघु बीजाणुधर, जो पराग कोश होता है, ठीक है, जहाँ पे पराग क्या होते हैं, भरे रहते हैं, जिसमें पराग क्या होते हैं, भरे रहते हैं। ठीक है, या परागुण, परागुट एवं संयोजी ऊतक का क्या होता है, बना होता है। क्या बना होता है, पुंकेश्वर। ठीक है, पुंकेश्वर के पास पूरा वो पुरातंत्र के रूप में होते हैं सारी चीजें। पुरातंत्र एक तरीके से फिलामेंट जिसको बताया जाता है, और साथ साथ उसके अंदर पराग कोश संयोजी ऊतक के रूप में भरे रहते हैं। ठीक है, ये चीज क्या बताया था, पुंकेश्वर को बताया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पुंकेश्वर। अब हम लोग कुछ चीज में और जानेंगे, जैसे बताया गया ना, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि बताया गया पराग कोश, एक यहाँ जो लिया गया पराग कोश, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक एक टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो आपका पुनातंत्र के बारे में, फिलामेंट के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि पराग कोश क्या होता है, पराग कोश किसको कहते हैं, पराग कोश कहाँ भरा होता है, किस तरीके के संयोजी ऊतक में ये एक तरीके से इकट्ठा होते हैं, इन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा पराग कोश की संरचना। पराग कोश की संरचना। ठीक, हम लोग पराग कोश के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में, पराग कोश क्या होता है, कैसे कार्य करता है, किस तरीके की इसकी व्यवस्था होती है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, तब उसके बाद इसको खोलेंगे बीच से भी, इसको बीच से खोलेंगे तब हमें दिखाई देगा क्या, पराग कण। ठीक है, जो कि पराग कण हर किसी के अंदर बहुत भारी मात्रा में भरा होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आप इसको सिर्फ एक बार पटकेंगे तो बहुत सारे पीले पीले निकल आएंगे, वही इसी तरीके से होता है ये क्या, पराग कण। तो इसको नोट कर, इसको बनाइए चित्र, तो धीरे धीरे शुरू करें। ठीक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.